नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप मित्रों TGT आर्ट की कर रहे हैं। TGT आर्ट, चाहे वो आपके बिहार का जो 3.20 आ गया इसके लिए, चाहे आप DSSB की कर रहे हो उसके लिए, चाहे आप यूपी के लिए कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रांत के लिए, जहाँ भी TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट विषय के लिए आएगा उसके लिए ये क्लास लाभकारी होने वाली है। और मित्रों खास करके यूपी TGT के लिए एक ही क्लास, एक मैराथन क्लास हम कराने चल रहे हैं और ये मैराथन क्लास आपका 30% सिलेबस कवर करने वाली है। 30% क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को देखेंगे। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों का सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे, कोई पॉइंट्स नहीं बचेगा। उसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की कला को बढ़िया से देखेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, कोई पॉइंट्स नहीं बचने वाला है। उसके साथ साथ हम भारतीय चित्रकला के षडांग को भी देखेंगे। षडांग ऐसा टॉपिक है जो 2-3 प्रश्न लेकर के एक ही परीक्षा में आ जाता है, तो षडांग तक का डाटा हम इस मैराथन क्लास में देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसे आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला को उद्गम हुआ मित्रों, तो उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, वही पौदिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। आगे दिया गया पॉइंट्स कि आदिम मानव की कला जो है कैसी रही, तो वो प्रागैतिहासिक युग से ही संबंधित रही, इसलिए आप कहना आदिम मानव या आदि मानव का संबंध प्रागैतिहासिक युग से रहा है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र जो है वो छेपांकन पद्धति किसमें, स्टेंसिल्स पद्धति में बने हुए हैं, जबकि प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजातीय और संस्कृति का भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों से ये ज़रूर पता चलता है कि उस टाइम की जनजाति कैसी रही है और उस टाइम संस्कृति कैसी थी। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर, प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों पर 5 प्रकार की शैलियों की खोज हो जाती है। इन शैलखंड चित्रों में आप 5 टाइप की जो शैलियाँ खोजेंगे उसमें पूरक शैली होगी, अर्धपूरक शैली होगी, रेखा शैली होगी, अलंकृत शैली होगी और छेपांकन शैली होगी। तो इन 5 टाइप की शैलियाँ उस 5 जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलखंडों पर मिल जाती हैं, विद्वान खोजते हैं। आगे कहा जाता है कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे हो सकता है पूछे प्रागैतिहासिक शब्द की यूज़ सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहना डेनियल विल्सन ने किया। किस पुस्तक में किया, तो आर्कोलॉजिकल एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास, ऐसा पुस्तक जो है किसने लिखा मित्रों, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, चित्रकला की परिभाषा। तो किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करा देना ही क्या है, ड्राइंग है, यानी चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव जो पूछा जाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जीव के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ 4 भाग आ गए मित्रों। इन 4 भागों में से एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठीय जीव आया। फिर पेलोजोइक युग आया, इस युग में जो है अकशेरुकी रूप से विकसित हुआ। फिर मेसोजोइक युग होता है, इस युग में कशेरुकी यानी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक युग कर देते हैं, इसी युग में स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। आगे कहा जाए मित्रों, तो कहा जाता है मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी पुरानी है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर आया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार का हथियार बनाया करते थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में वो किया करते थे। भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम, कहाँ पे, पल्लावरम नामक स्थान पे 1863 ईस्वी में किया था।
तो प्रस्तर युग के औजार की खोज ब्रूसफुट ने खोजी। कहाँ पे खोजी? पल्लावरम में खोजी। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। किस सन में खोजी? 1863 में खोजी, यानी 1963 में खोजी। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है 1865 ईस्वी में HV वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथॉन नामक स्थान से एक फॉसिल प्राप्त की थी। एक फॉसिल किसने प्राप्त की? HV वाइने ने प्राप्त की थी। कहाँ से? हैदराबाद से। तो ये चित्रकला की कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसे पोलोजोइक, मेसोजोइक, एजोइक और सेनोजोइक में बांटा जाता है। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विवरण के बारे में भी देख लें। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अगर पढ़ना है मित्रों, अध्ययन करना है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पाषाण काल होता है, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। यह 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का होता है। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा करता था मित्रों। पूर्व पाषाण का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार के साथ साथ हथियार बनाया करता था। प्रस्तर युग के औजार जो है शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी की घाटियों से भी मिले हैं। और शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों के वहाँ भी आपको ऐसे औजार देखने को मिल गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण भारत वाला सबसे पुराना बताया जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत के चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत और उसके साथ कुडप्पा क्षेत्र में सीमित रहा है। जबकि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के रूप में भी बुलाया जाता था, यानी पुकारा जाता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या रहा मित्रों? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मानव ने सबसे पहले क्या बनाया? तो मानव ने कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया। और क्वार्टिजाइट यंत्र यानी मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों से आपके क्वार्टिजाइट यंत्र भी मिल जाते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लास्टोसेसिन यानी अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में जो है अफ्रीका में आ जाता है। और पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी यानी वर्तमान में पाकिस्तान में आपको पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण देखने को मिल जाते हैं। पूर्व पाषाण काल मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा मित्रों। तो वो आखेट भी करता रहा और खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से मिली है। और किस काल की है? तो ये पूर्व पाषाण काल की है। वही पूर्व पाषाण काल जिसे आप 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल से ही हुआ है मित्रों। और सर्वप्रथम पिथिकेन्सोपस और उसके साथ पिकेनेंसियस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार भी किया है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव की अस्थियां 14 लाख वर्ष पहले की बताई जाती हैं। तो मानव की अस्तित्व जो है महाराष्ट्र के बोरी वाले स्थान से जब देखा जाता है तो 14 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे आप मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष के आसपास मानते हैं। हर टाइप का डाटा आता है, उसी अनुसार पढ़ना होता है। अब आगे बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात होगी मित्रों, मेसोलिथिक एज की बात होगी। यहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का दृश्य मिलेगा। और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन और नव प्रस्तर युग के समय में संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और अधिक सुडौल हैं और उसकी ज्यामितीय रूप भी बहुत अच्छी बताई जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 के बिंद क्षेत्र में जो है मिल जाती है। और मध्य पाषाण काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक यानी छोटे होते हैं। माइक्रोलिथिक होते हैं यानी छोटे औजारों का प्रयोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो बागौर है। बागौर राजस्थान वाला होता है मित्रों। भीलवाड़ा जिले में काठोर नदी के तट पे जो है ये बाघौड़ आपका मिलता है। ये मध्य पाषाण काल का एक बढ़िया नमूना बताया जाता है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, वहाँ 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे 14 मानवों का नरकंकाल मिला है? लांघनाज में मिला है। लांघनाज में मिला है। लांघनाज गुजरात के पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य HD संकालिया ने करवाया है मित्रों। तो HD संकालिया किसे खोजते हैं? लांघनाज को खोजते हैं, जो आपके गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कब से मिलता है मित्रों? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में
आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महादहा से प्राप्त होता है। तो महादहा और सरायनाहर से जो है अस्थिपंजर मिल जाते हैं मानव के। ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मध्य पाषाण काल के होते हैं। अब आगे बढ़ें और उत्तर पाषाण काल या नौ पाषाण काल की बात करते हैं। तो उत्तर पाषाण काल या नौ पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व का होता है। भारत में नौ पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में नौ पाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो बस्ती है मित्रों वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्राप्त होती है। नौ पाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था। और नौ पाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। किसका हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है नौ पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है। यानी मानव अस्थायी रूप से रुकना स्टार्ट कर देता है, एक जगह बसना स्टार्ट कर देता है। और नौ पाषाण युग प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उत्तर भारतीय नौपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास मिले जिसे गड्ढा घर कहा जाता है। बुर्ज होम और गुफलकार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपके नौपाषाण के एक बढ़िया नमूने बताए जाते हैं। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो पहिए का आविष्कार भी नौपाषाण काल की देन है। और बुज्रहोम में कब्रों में पालतू कुत्तों का जो शवदाह बनाया जाता है मित्रों, वो मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता है। ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नौपाषाण काल से की है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नौपाषाण काल से शुरू कर दी है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो बताई जाती है वो गेहूं और जौ बताई जाती है। जबकि इलाहाबाद का कुलवा डिहवा, जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कोल डिहवा किसके लिए फेमस है, तो कोल डिहवा जो है इलाहाबाद के पास स्थित है और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। नौपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहा है मित्रों। और नौपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना आरंभ करता है। नौपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नौपाषाण काल में ही हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है चाक का आविष्कार हुआ, आप कहते हैं नौपाषाण काल की देन है। नौपाषाण काल एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है कहाँ से मिला, तो वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होता है। और उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है। तो उत्तर पाषाण कालीन मानव सबसे पहले जो है इसका प्रयोग करता है, चाहे उत्तर पाषाण का हो चाहे उसे नौ पाषाण का हो, बात एक ही है। पालिश लगाने की कला का जो आरंभ होता है वो नौपाषाण काल में ही होता है। और नौपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर आएगा, सिंघलपुर आएगा और बेल्लारी आएगा। यहाँ से प्राप्त होते हैं नौपाषाण काल के साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के मानव सारे भारतवर्ष में फैलाए गए और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। नौपाषाण कालीन नर्मदा नदी के दरियाई घोड़ा और अन्य पशुओं के अश्मीभूत हड्डियां भी यहीं से प्राप्त होती हैं। नौपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने के उद्योगशालाएं ये सब दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर हिंगराजी के टुकड़े, शील और पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिंगरोजी को पीसा जाता था मित्रों। तो हिंगरोजी को पीसा जाने के लिए पत्थर के टुकड़े भी मिले, सील भी मिले, ये सब भी देखने को मिला है। सील बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देहात वाले जानते होंगे सील क्या होता है, लोढ़ा क्या होता है या पत्थर क्या होते हैं। पत्थर तो सब जानते होंगे, देखते हैं। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास जो है वो नौपाषाण काल में ही हुआ है। तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास होता है, आगे बढ़ता है, तो ये अमूर्त कला आगे बढ़ती है नौपाषाण काल में। अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख शोध के बारे में देख लेते हैं। उनके लेखक कौन कौन से रहे, शोध कैसे छपे और कैसे वो आगे बढ़े। जैसे भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वानों में एलन हार्टेक बॉन्ड्रिक आते हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, D.H. गार्डन हैं, प्रोफेसर जुनेर हैं, लियोनार्डो आदम हैं और श्री F.R. अल्चिन का भी नाम आता है। उसके साथ श्रीमती अल्चिन का भी नाम आएगा। W. एंडरसन आएंगे, कॉकबर्न आएंगे, C.A. सिल्वारॉड आएंगे और पंचानन मित्र के साथ साथ मनोरंजन घोष का नाम भी प्रमुखता से आ जाता है। तो ये सब विद्वान रहे जो आलेख छापते रहे। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात करते हैं 1950 में एक पुस्तक आती है स्टुअर्ट पिगॉट की, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय के प्रमाणिक सामग्री से भरपूर बताया है। और अवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, अवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 के लेखक असित कुमार हालदर रहे हैं।
तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है, 1923 नामक पुस्तक जो है वो पंचानन मित्र जी की है। और इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो 1929 की है, इसके लेखक जो है वो पर्सी ब्राउन बताए जाते हैं। जबकि प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर लियोनार्डो एडम द्वारा जो है 1940 में लिखी गई, 49-54 में क्रमशः प्रकाशित की गई है प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। जबकि एच ए बॉन्ड्रिक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो 1952 के आसपास 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया था, जिसमें आपका शोरहो घाट का घायल सुअर वाला और उसके साथ सुअर के आखेट का दृश्य दर्शाया, और होशंगाबाद का भैंसा भी उसी में दर्शाया, और सिंघनपुर का आखेट भी उसी में दर्शाया। तो किसने दर्शाया मित्रों? ये एच ए बॉन्ड्रिक की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में ऐसा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिला स्थल हैं जिनके जो है खोजकर्ता और खोज वर्ष की बात करते हैं, तो देख लो, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1880 मिर्जापुर क्षेत्र होता है, कार्लाइल इसे खोजते हैं। 1892 बेल्लारी क्षेत्र होता है, एफ फॉसेट खोजते हैं। 1907 की बात करें, बांदा इसका क्षेत्र होता है मित्रों, खोज करते हैं सी ए सिल्वराड। जबकि 1910 की बात करते हैं, सिंघनपुर क्षेत्र होता है और CW एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। 1922 की बात होती है मित्रों तो होशंगाबाद है, मनोरंजन घोष खोजते हैं। जबकि 1936 की बात कर रहे हैं, अगर 36 पूछा जाए तो पंचमढ़ी DH गार्डन लगाना। और मित्रों जब 32 दिया जाता है तब भी आप जानते हैं पंचमढ़ी के लिए किसको लगा देते हैं? GR हंटर को लगाते हैं। तो खोज का काम GR हंटर 1932 रहा है, जबकि प्रकाश में लाने का काम 1936 में DH गार्डन का रहा है। और 1958 की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज की बात आती है। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर VS वाकाड़कर, तो इन्होंने खोजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा मित्रों, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं मित्रों तो दिया गया भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्रों में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इन सब जगहों पर आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकार मिल जाते हैं, चित्र रचनाएं मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी का नाम आएगा, पहाड़गढ़ का नाम आएगा, भीमबेटका का नाम आएगा, रायगढ़ का नाम आएगा। रायगढ़ तो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। मंदसौर की बात आ गई, होशंगाबाद आएगा, आदमगढ़ आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा, रायसेन आएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हम लोग पढ़ें तो पंचमढ़ी अभी जस्ट हमने कहा कि पंचमढ़ी गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला, पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज की बात आती है, GR हंटर साहब खोजते हैं कब? 1932 में। प्रकाश में कौन लाता है? तो प्रकाश में आप जानते हैं DH गार्डन लाते हैं 1936 में। तो पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय DH गार्डन साहब को जाता है और DH गार्डन इसे कब लाते हैं? 1936 में लाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया। तो किसके समकक्ष माना गया? स्पेन की एक गुफा है, स्पेन की गुफा का नाम अल्तामीरा है, अल्तामीरा के बराबर माना गया है पंचमढ़ी की गुफाओं को। आगे, पंचमढ़ी में कुल कितने? तो 50 गुफाएं अवस्थित है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है वो घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित बताए जाते हैं और पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों में आखेट के प्रस्थान करने की दृश्य को दर्शाया गया, यानी आखेट का प्रस्थान, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, उसके साथ शस्त्रधारी सैनिकों को भी दर्शाने का काम पंचमढ़ी में किया गया। तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे, कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नृत्य वादन वाला दृश्य है, ये पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी वही जम्बूद्वीप वाला, देखो नृत्य वादन है ये। दूसरा दृश्य दिखाते हैं, दूसरा दृश्य आपका शहद एकत्रित करते हुए। ऊपर देख रहे हैं ये सब मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये छत्ता है आपका, नीचे ऐसा पॉट लगाए हुए एक जो है मानव दर्शाया गया है जो शहद एकत्रित कर रहा है। तो ये भी दृश्य आपको पंचमढ़ी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है सितार वादक तथा गदर्भमुख देवता का चित्र भी कहां से मिला है? तो सितार वादक और गदर्भमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं यहाँ 50-50 गुफाएं हैं, इन 50 में से लश्करिया खोह से आपका गदर्भमुख देवता और सितार वादक का दृश्य मिला है। सशस्त्र युद्धों का दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी से मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है मित्रों, और पंचमढ़ी के भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं महादेव बाजार। महादेव बाजार गुफा में मित्रों एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, यानी बड़ी सी बकरी का चित्र कहाँ मिला? तो महादेव बाजार में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को पंचमढ़ी वाले में पुतरी नाम दे दिया जाता है।
और पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रशालाएं प्राप्त हुए हैं उसमें लश्करिया खोह आता है, नींबू भोज आता है और बनिया बेरी आता है। तो बनिया बेरी, नींबू भोज और लश्करिया खोह कहां पे आते हैं? ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। आगे बढ़े मित्रों, तो पंचमढ़ी के चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिसके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में केवल अहेरिया यानी शिकारी रूप में अभिव्यंजित करने का काम किया गया। और तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इन स्तर के चित्र घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित बताए गए हैं। कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है मित्रों। कहां से मिला है? तो कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से मिला है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र जम्मू द्वीप गुफा से प्राप्त हुआ। तो नृत्य वादन का दृश्य कहां से मिला है? जम्मू द्वीप गुफा से मिला है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र कहां से मिला? तो पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। आगे बात करते हैं, तो पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी मिले हैं। किनका? वानर क्रीड़ा का बढ़िया दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। बनिया बेरी क्षेत्र जो है वो पंचमढ़ी के सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिल गया है, जिसमें वानर समूह के साथ साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया? मधुमक्खी का छत्ता भी बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटे रोजा से शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित किया गया, जो पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है मित्रों। अभी आपने देखा था पंचमढ़ी का शहद एकत्रित करने वाला चित्र, तो ये मोंटे रोजा से मिला है मित्रों। मोंटे रोजा से मिला है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से मिला है। कहां से मिला मित्रों? तो स्वास्तिक पूजा का बढ़िया वाला चित्र जो है वो बनिया बेरी से मिला। बनिया बेरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहां से मिला? तो बोरी गुफा से मिला है। बोरी गुफा भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है। तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहां दर्शाया गया? तो आपके बोरी गुफा में दर्शाया गया, जो पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी से ही मिले हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक कौन है? तो D.H. गार्डन साहब हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक। आगे बढ़े मित्रों, पहाड़गढ़ की बात करेंगे। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं और शिलाचित्र देखने को मिल जाते हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां घोड़े, हाथी पर सवार और तीरों के साथ साथ भाले और धनुषें से युक्त दर्शाए गए, यानी धनुष लिए हैं, तीर लिए हैं, भाला लिए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं और मानवाकृतियां घोड़ा भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर डीपीएस दाराकेश ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। तो किसने खोजा है? डीपीएस दाराकेश ने खोजा है। स्थान कौन सा है? आप जानते हैं, स्थान आपका पहाड़गढ़ है, ग्वालियर के पास है। अगला नाम भीमबेटका का आएगा, बहुत प्रमुख है आपकी परीक्षा के लिए। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वाकाड़कर साहब ने खोजा है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हो जाती हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन, क्या रेलवे लाइन से बरखेड़ा और उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य बताई जाती है। मियाँ परशुपुर जो भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है उससे 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका भी आपकी बताई जाती है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र जो है वो 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वो आएगा। और भीमबेटका पहाड़ी की जो लंबाई है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका क्या है, तो आप कहते हैं पहाड़ी है। तो भीमबेटका पहाड़ी की लंबाई लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिल जाती हैं। इसमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी मिल जाते हैं। और यहीं पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, एक तो 8,000 ईसा पूर्व से है और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के हैं। तो 8,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक दृश्य हम दिखाते हैं, शिकार नृत्य। मित्रों ये शिकार नृत्य दृश्य आपका जो है भीमबेटका से मिला है, अच्छे से देख लो। ऊपर आपके ये क्या दर्शाए गए? शिकारी दर्शाए गए। नीचे एक बड़ा सा माहिश टाइप का दृश्य दर्शाया गया जिसका शिकार ये लोग करना चाहते हैं। तो ये शिकार नृत्य वाला दृश्य है मित्रों, देख लो।
भीमबेटका से मिला है। पहले स्तर के चित्रों की अगर बात करते हैं तो इस स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार दर्शाए गए पहले स्तर में। जबकि दूसरे स्तर के चित्र में, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ये सब भी चित्रित किए गए हैं। ये सारी बातें भीमबेटका के लिए हो रही हैं, जिसका खोज उज्जैन के प्रोफेसर साहब यानी वाकाड़कर साहब किए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों, और रायसेन आप जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। भीमबेटका एक पहाड़ी होती है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार और छतों पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे मित्रों। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, कौन सा, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी में मेसोलिथिक पाषाण काल की अवधि की बताई जाती है। कैसी है, मेसोलिथिक एज की है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र जो है वो सर्वप्रथम भीमबेटका से ही देखने को मिल जाते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य चित्र और उसके साथ शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख भी प्रकाशित किया था। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य इस नाम से कौन सी पत्रिका में, धर्म युग में छापा था। किसने छापा था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज्यादातर लाल, पीला और सफेद के साथ हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल, पीला, सफेद, हरा रंग कहाँ प्रयोग किया गया, भीमबेटका में ज्यादा देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाओं की अगर बात करते हैं तो जैसे आएगा नाम गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कंटोरिया, फिंगरी गुफा, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। गणेश घाटी में पाया जाने वाला सबसे सुंदर दृश्य है वो युद्ध का दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दर्शाया गया। यही है आपका युद्ध का दृश्य, गणेश घाटी से मिला है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरुए रंग से बनाया गया जो जंगली भैंसा है मित्रों। जंगली भैंसा 3.5 मीटर लंबा बताया जाता है जो जावरा से मिला है। जो आपका जावरा कहाँ पे आता है मित्रों, जावरा आपके भीमबेटका के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक गुफा लांगड़ाबाई से दुल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। लांगड़ाबाई से क्या मिला, दुल्हा और दुल्हन का चित्र मिला है। और कंटोरिया और फिंगरी से गर्भवती महिलाओं का चित्र भी मिला है। कंटोरिया और फिरंगी ये किसके अंतर्गत आते हैं, भीमबेटका के अंतर्गत आते हैं। वहां से गर्भवती महिलाओं का दृश्य भी दर्शाया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। और धर्मपुरी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमयी शिकारियों का दृश्य भी दर्शाया गया और उसके साथ हिरण के शिकार का रहस्यमयी दृश्य भी अंकित किया गया। तो ये सब दृश्य भी आपके भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों के विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों, इनसे प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता है। और गेरुए का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था तथा हरे के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग आप लोग कर लेते थे उस टाइम पे। भीमबेटका के बाद मित्रों हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है मित्रों। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रयों की अगर बात करते हैं तो बौतालदा है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, नवागढ़ है और कर्मागढ़ है, खैरपुर है, खरसिया है। ये सब आपका रायगढ़ का हिस्सा हो जाता है। बैतालदा की अगर बात करते हैं, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसा का अंकन मिलता है। तो आपका हिरन, छिपकली और जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, बैतालदा में ऐसा दृश्य प्रागैतिहासिक काल का देखने को मिल जाता है। जबकि कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो कबरा पहाड़ यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते के भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। और सिंघनपुर की बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत माठ नदी के पूर्वी ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की जो खोज है वो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की जाती है। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य भी किया है। सिंघनपुर में 50 चित्र जो है 50 चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिल जाती हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बांधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। कौन सा, तीरों से बुरी तरह विधा भैंसा जो है तीरों से बिल्कुल इधर से उधर तीर आर पार कर दिए हैं और भैंसा मर रहा है, ऐसा दर्शाया गया। ये सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। यहाँ के गुफा द्वार पे
असंयत कंगारू का चित्रण भी हुआ है। असंयत कंगारू का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो आप सिंघनपुर में देखने को पा जाएंगे। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा है, बारहसिंघा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी है और इसके साथ खरगोश हैं, इन सभी को भी दर्शाया गया है। यहीं पर एक गुफा का दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छिदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र के अनेकों चित्र क्षेपांकन पद्धति में बने हुए बताए जाते हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त पारवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पाया गया है। और मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर क्या है मित्रों, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ियाँ खोए हैं यानी गुहाएं हैं। और मोरी नामक स्थान से अष्टदल के साथ साथ कमल के साथ स्वास्तिक, चक्र, शौर्य, सरबोतोभद्र, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र, ये सब देखने को मिल जाता है मोरी वाले स्थान से। यहाँ पर देहाती भांस से बनाई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो देहाती भांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ मिली, मोरी से मिली यानी मंदसौर में मिली हैं। नृत्य रत मानो हो, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले हों या फिर पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पे बढ़िया से मिला है। तो ये सब दृश्य आपका मंदसौर मोरी वाला हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, होशंगाबाद आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र में। होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी पे आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने 1 दर्जन से ज़्यादा शिलाश्रय स्थित हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगली भैंसा है मित्रों, घोड़ा है, हाथी है, घायल भैंसा है, अस्त्रधारी है, घुड़सवार है, जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी है। ये सब दृश्य जो बना है ये आपके होशंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। होशंगाबाद वाले चित्र क्षेपांकन पद्धति में है। और यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशालकाय माहिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं के द्वारा निर्मित है। तो महामाहिष का दृश्य कहाँ पे मिला है, आपके होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र भी कहाँ से मिला मित्रों, तो वन देवी का चित्र भी आपके होशंगाबाद से देखने को मिल जाता है। आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित करने का काम किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघे का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं में उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर के साथ साथ सिमलीरा, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि से आदिम चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपके मध्य प्रदेश के लिए हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के सन 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमयी गुफाओं में सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताने का काम किया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने वाले का श्रेय जो जाता है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का जाता है, उसके बाद जॉन कॉकबर्न को जाता है। इसीलिए 1880 में कैमूर की पर्वत श्रेणियों में अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए मिलते हैं। और मिर्जापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रौंप, शोरियो घाट, भिलडरिया, लिखुनिया, कोंडाकोट, घोड़मागर और उसके साथ खोडहवा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए बताए जाते हैं। और इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर के साथ साथ गैंडा, हिरन सांभर, बारहसिंघा आदि का चित्रांकन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से बनाया गया है।
बांड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका, यूरोप के बाद रखा है। एच बांड्रिक ने मिर्जापुर के घायल सूअर की अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्थान देकर के इस दृश्य को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। घायल सूअर का आखेट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये आपका है घायल सूअर का दृश्य जो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब बात सोरहो घाट क्षेत्र की कर लेते हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य सूअर के आखेट का दृश्य मिलता है, जो केवल सोरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य बताया जाता है। कौन सा? सूअर के आखेट का दृश्य। गिरवी से बना इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थवादी, स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सूअर का मुख अर्ध खुला रह गया है, जो उसे असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सोरहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्रों में बात करें तो स्याही के आखेट का है, हाथ के आखेट का है, छापे की मानवाकृतियों की बात हो रही है, ये सब आपके सोरहो घाट से मिला है। लिखुनिया की बात करते हैं तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे लिखुनिया आपकी पाई जाती है। और लिखुनिया की बात करें तो हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया में बनाया गया। आप देखो इधर हाथी दिखाई दे रही है, ये वाली हाथी दिखाई दे रही है, इसका शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। ये आपके लिखुनिया में ही है। यहां से प्राप्त प्रमुख चित्रों में नृत्य वादन का दृश्य आता है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह आ जाता है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया, ये वाला दृश्य आ जाता है। तो ये सब आपके लिखुनिया के बेल्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़ें तो मानिकपुर वाला बेल्ट आएगा। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है और मानिकपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट हैं, करपरिया हैं और करियाकुंड हैं। तो करियाकुंड, करपरिया और सरहाट कहाँ के क्षेत्र हैं? मानिकपुर वाले के क्षेत्र हैं, बांदा जिले में पाया जाता है। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों को गेरुए रंग में ओजपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है, मिला है। सरहाट से ही एक स्थान से सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, ऐसा बनाया गया जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। तंत्र मंत्रशाला रही होगी सोरहो घाट वाले में या सरहाट वाले में। कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन है। तो कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का अंकन किया गया है। घोड़मागर मिर्जापुर क्षेत्र के गैंडे के शिकार के अंकन के लिए जाना जाता है, जो गेरुए रंग से बनाया गया और पूरक शैली में बनाया गया घोड़मागर का गैंडे के शिकार वाला दृश्य। तो गैंडे के शिकार वाला दृश्य बहुत फेमस दृश्य होता है मित्रों। आप देखना, आपको दृश्य दर्शाते हैं गैंडे का शिकार। ये दृश्य आपका गैंडे का शिकार वाला है। बीच में गैंडा खड़ा हुआ है, इधर शिकार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। महानुभाव लोग अपना बरछी, तलवार और फरसा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम्ब वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। कौन सा? बिडम्ब। कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो प्रागैतिहासिक स्थल या कौन सा है जिसका पर्यटन स्थल विडम्ब है? तो मित्रों मिर्जापुर का है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र भी मिलता है। तो बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ मिलता है? आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आप ये दृश्य देखिएगा, 3 दंडधारी अश्वारोहण, 3 दंडधारी अश्वारोहण आपके यहाँ दर्शाए गए। ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, 3 दंडधारी आपके अश्व वाले दृश्य भी हैं। मिर्जापुर में मिला है। मालवा वाला बेल्ट होता है। अपने अपने घोड़े को रास्ता में पैदल ले जा रहे हैं लोग। मालवा से पहिए रहित गाड़ी का दृश्य भी मिला है। पहिया रहित यानी पहिया ही नहीं है, ऐसी गाड़ी बनाया गया जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर यानी धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं, ऐसा दर्शाया गया मालवा वाले में पहिया रहित गाड़ी में। और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन भी बढ़िया से किया गया। प्रागैतिहासिक स्थल हरनी हरन। हरनी हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप पाया जाता है, हरनी हरन स्थान। और उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जो चित्र जहां से मिले हैं। जैसे आप देखना, घोड़मागर मिर्जापुर का है। तो घोड़मागर मिर्जापुर गैंडे के आखेट के लिए जाना जाता है। भिल्डरिया मिर्जापुर में है, घायल सूअर के लिए जाना जाता है। बिडम्ब मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर का है, 12 सिंहों का आखेट के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर में है, हाथी का शिकार के लिए जाना जाता है। जबकि होशंगाबाद की बात करते हैं, आदमगढ़ वाला, तो वो महामाहिस के लिए जाना जाता है।
आदमगढ़ होशंगाबाद में ही वन देवी का चित्रण है, उसको भी जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का दृश्य मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मयूर का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी जानते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका शहद एकत्रित करते हुए दृश्य दर्शाया गया, उसे भी आप जानते हैं। और सिंघनपुर की बात होती है, छत्तीसगढ़ में है, घायल भैंसा और कंगारू का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हो गई। आपके आउट ऑफ सिलेबस में कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी दक्षिण भारत से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसे भी कराते हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवादा, राजगृह और चक्रधरपुर। कहाँ? नवादा जिला, राजगृह और चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में ये सब कुछ हैं, और शाहबाद के प्रागैतिहासिक क्षेत्र पाए गए हैं। बिहार राज्य में चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड में है, और शाहबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया गया। तो दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां यहां से दर्शाई गई हैं। बात करें मित्रों आपकी राजस्थान की, राजस्थान वीरभूमि राजस्थान है मित्रों। राजस्थान क्षेत्र में आप झालवाड़ा जाना, भरतपुर जाना, दरा के साथ साथ आप गागारोन जाना, इस सब क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान अलनरिया घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिसमें स्थानीय लोग सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। तो सीता जी का मांडोलो जो स्थान है मित्रों, वो 5000 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक चित्र लिए हुए है। तो सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आपके राजस्थान की हो गई। अब दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में बिल्ला सरंगम आता है मित्रों। बिल्ला सरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण काल स्थल है। देश में ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है बिल्ला सरंगम। और बिल्ला सरंगम से हड्डी के उपकरण, उसके साथ जादू, टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह खूब ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक बेल्ट आता है बेल्लारी मित्रों। बेल्लारी कर्नाटका राज्य का है और नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है बेल्लारी को। बेल्लारी पूछा जाता है खूब, कौन से राज्य में आता है? कर्नाटका। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रधान केंद्र बताया जाता है। यहाँ के चित्रों को 1892 में, कब? 1892 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण मिला है, जादू टोना टोटका का दृश्य मिला है। तो ये सब चित्र आपको बेल्लारी से देखने को मिल जाते हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो स्पेन के चित्रों से बेल्लारी के चित्र सेम देखने को मिल जाते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं। वायनाड के अटकल की अगर बात होती है, वही वायनाड मित्रों जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। यह केरला राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल होता है वायनाड के अटकल। यहाँ के चित्रों में 1901 में लगभग एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित करने का काम किया, यानी खोजने का काम किसका रहा? एफ फासेट का रहा। कब खोजा? 1901 में खोजा। यहाँ पर चतुष्कोण मिलता है मित्रों। चतुष्कोण के साथ साथ आपका स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दृश्य आपका वायनाड के अटकल का है। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियां स्पेन के कोंगुल गुफा के भांति हैं और सिर पर कुछ पहने हुए बताई जाती हैं। तो स्पेन के कोंगुल गुफा के समान कहाँ का दृश्य देखने को मिलता है? तो स्पेन के कोंगुल के समान, बेल्लारी का नहीं, वायनाड के अटकल का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों ये तो आपके दक्षिण भारत के केंद्र हो गए। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में नहीं पूरे भारत में है। तो दक्षिण भारत में संगनकल्लू स्थान पर शैल चित्र मिले। कौन से स्थान पे? संगनकल्लू स्थान पे शैलीय चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्राकृतिक रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं का चित्रण ना के बराबर किया गया। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुप्ता ने भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं और प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव के प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है और प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू और विश्वासों को व्यक्त करते हुए किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचयन आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुड़ियार यानी अर्थात 1 लाख गुफाओं का समूह के गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरुए से बनी जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, इसका चित्र भी मिला है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। ये भीमबेटका से देखने को मिल जाता है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृत पाए जीवन को तड़पाते हुए दर्शाया गया है।
या तड़पते हुए दर्शाया गया है, और एक जादूगर को एक बड़े वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया भी गया है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। अब मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं, जो उस टाइम वो लोग चित्र बनाए उसकी विषय वस्तु क्या रही। तो प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु में पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कहीं गैंडे का आखेट, कहीं पारासिंह का आखेट, कहीं भैंसों का आखेट ऐसा दर्शाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है, और प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूप में दर्शाया और ज्यामितीय आकारों में सजोया भी है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। क्या है? उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। और प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण, तत्पश्चात बारहसिंह का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो है मयूर का हुआ है, और प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। आगे बात करें तो पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है, और आदि मानव की दिनचर्या पशुओं को मान करके खाना, उनके बाद उल्लास में नृत्य और गायन करना, ये सब रहा है। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय है, जादू है, टोना है, टोटका है, चिरस्मृति है, विजय है इत्यादि की भावनाएं भी निहित बताई जाती हैं। और गुहावासी मानव, क्या गुहावासी मानव अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों की रेखाओं आदि का प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ भी करता है, ऐसा भी दर्शाता है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है छापा चित्रों का आरंभ जो है वो छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और प्रागैतिहासिक मानव शायद अपने आखेटक समूहों को चित्रित करके घायल पशु के चित्र के सहारे पशुओं के अनेक अंगों पर आक्रमण और प्रहार करने की शिक्षा लेता था। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषताएं हैं मित्रों, वो खासियत क्या क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस पे बने हैं? रेखा पे बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के रेखांकन कहा जा सकता है, तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रंग गेरुआ बताया जाता है, यानी लाल रंग का प्रयोग है। गुहा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे, और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गेरुआ के साथ साथ हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग में लाए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता भी दिखाई देती है, और उसके साथ साथ गति और सजीवता के साथ साथ प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है, और प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे, और मिलने के लिए प्याली के रूप में पशुओं की पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। तो आपसे पूछा जाता है जो रंगों को आपस में मिलाने के लिए कौन सी हड्डी प्रयोग करते थे या क्या लगाते थे, किस में मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल आदि के एक सिरे को कोट करके बनाया करते थे, और प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर हैं, इसको खोद करके बनाया गया है। और प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला और काजल के रूप में भी होता रहा है। तो ये सारी बातें आपकी प्रागैतिहासिक चित्रकला की रही हैं, जो विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल ये पूरी क्लास कंप्लीट होती है। अब आपको बताना है कि कंप्लीट क्लास में कुछ डाटा ऐसा है जो आपको देखने को मिला होगा नया, तो उन्हें आपने लिखा या नहीं लिखा ये देखना जरूरी है मित्रों। जिस पे विशेष फोकस किया गया उसे आपने कहाँ तक कवर किया है, उसे आपने कैसे दर्शाया है, और आपने प्रागैतिहासिक स्थलों की बात जो हमने की थी, कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे किस तरह से आपने दर्शाया, क्योंकि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। अगर मान लो आप लिख नहीं पाते, नोट डाउन नहीं कर पाते, तो ये क्लास 2-3 बार सुन लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी कम कर लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको पूरा डाटा दिमाग में बैठ जाए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए।
हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बीच पनपी सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। सिंधु सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली सुंदर तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। सिंधु सभ्यता का संबंध मुख्यतः भारत व पाकिस्तान से होता है और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बताई जाती है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है यह संभवतया या यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला यानी भवन निर्माण के लिए जानी जाती है और सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल, एक तो मोहनजोदाड़ो है और दूसरा आपका हड़प्पा होता है मित्रों। मोहनजोदाड़ो जिसे रखालदास बनर्जी 1922 में खोजते हैं और जो आपका हड़प्पा होता है मित्रों जिसे दयाराम साहनी साहब 1921 में खोजते हैं। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी होती है। और सिंधु सभ्यता की अगर खोज की बात आती है तो सर जर्नल कर्निंघम महोदय ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का पता 1878 में लगाया था। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का सबसे पहले उत्खनन कार्य करवाया और जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आ जाती है। बात आगे करते हैं तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल होता है मित्रों। कौन सा? मोहनजोदाड़ो, जिसकी खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा होती है। मोहनजोदाड़ो नदी पूछा जाता है तो सिंधु नदी के किनारे है और लरकाना जिला में पाया जाता है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के समय की अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के समय को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। माधव स्वरूप वत्स के अकॉर्डिंग जो इसका टाइम पीरियड है वो 3500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। अगर आप मार्टिन वेलर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का डाटा है। जॉन मार्शल के अनुसार चलेंगे तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व का डाटा है। जबकि डीपी अग्रवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2350 से 1750 ईस्वी का ये डाटा बताया जाता है। आप रेडियो कार्बन डेटिंग देखेंगे मित्रों, सबसे प्रमाणिक यही बताया जाता है। तो ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व का है। जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है मित्रों वो आपका 2550 से 1750 ईसा पूर्व का बताया जाता है। तो ये टाइम पीरियड रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्य तिथि है वो कार्बन डेटिंग वाला है यानी C14 वाला है। C14 वाला जो आपका 2350 से स्टार्ट होता है और 1750 तक चलता है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन रही है। तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन रही, तो आप कहना मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन रही या फिर इजिप्ट की सभ्यता के समकालीन रही है। आगे बढ़ें तो सिंधु सभ्यता का आकार आता है मित्रों। आप आकार देखना तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता है और जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर होता है। सिंधु और उनकी सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं मित्रों तो सिंधु और उनकी सहायक नदियों में पहले सिंधु नाम आएगा, फिर झेलम नाम आएगा, फिर चिनाब, उसके बाद रावी, फिर सतलज, उसके बाद व्यास का नाम भी आता है। व्यास सतलज की सहायक नदी होती है। और सिंधु सभ्यता के अन्य नामों की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, फिर हड़प्पा की सभ्यता है, फिर कांस्य युगीन सभ्यता है, फिर मेलुहा सभ्यता है, फिर पकाई गई ईंटों की सभ्यता है। ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हो जाते हैं। बात करते हैं सिंधु सभ्यता का नगर विभाजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विभाजन है वो दो स्तरों पर मिलता है, पश्चिमी व दुर्ग टीला और पूर्वी व नगर टीला। तो पश्चिमी व दुर्ग टीला, पूर्वी व नगर टीला, ये दो भागों में बढ़ता है नगर विभाजन इसका। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय है, ये दो स्तरीयों में नहीं रहा है। आप देखो तो ऊपर वाला दुर्ग टीला है और पूर्वी नगर टीला है, ऐसा है, देख लेना अच्छे से, देख लो। ये वाला आपका दुर्ग टीला है और ये वाला आपका पूर्वी नगर टीला है, देख सकते हैं दोनों की बनावट। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे जिनकी खोजकर्ता, स्थिति, वर्ष, उत्खनन करता, ये सब देख लेना। तो पहले पाकिस्तान का देखा जाए फिर भारत का देखा जाए।
पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं हड़प्पा स्थल, ये दयाराम शाहनी के द्वारा उत्खनन कराया जाता है। 1921 में इसका उत्खनन होता है और मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पाया जाता है। नदी कई बार पूछा गया है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ोगे, कहा जाता है मोहनजोदाड़ो, रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। 1922 में इसका उत्खनन होता है। ये सिंध प्रांत लकराना जिला पाकिस्तान में होता है और सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है चन्होद्रो, एनसी मजूमदार के द्वारा करवाया जाता है 1931 में। 1931 में जो है इसका काम होता है और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाया जाता है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है कि कोटदीजी, कोटदीजी जो है फजल अहमद के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है और 1955 से 57 के मध्य ये वर्ष रहा है जब उत्खनन हुआ है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाया जाता है। सिंधु नदी के किनारे आपका कोटदीजी भी है। आगे बढ़ोगे, सोतका गेंडोर की बात आती है। सोतका गेंडोर की अगर बात करें मित्रों तो ये ऑरेल स्टाइन के द्वारा जो है इसका उत्खनन कार्य हुआ है। 1927 में उत्खनन होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला बेल्ट है और वहाँ पे पाया जाता है और दशक नदी के किनारे स्थित है। जबकि भारतीय स्थलों की अगर बात करते हैं तो रंगपुर आता है मित्रों, ये माधव स्वरूप वत्स वाला है और ये 1953 में जो है इसका उत्खनन होता है। अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात में जो है इसका लोकेशन है और नदी जो है वो भादर नदी के किनारे आपका रंगपुर स्थित है। बात करें लोथल की तो रंगनाथ राव शाहाभिषेक खोजते हैं। 1955 में इसका उत्खनन का कार्य होता है और अहमदाबाद गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल स्थित है। जबकि बात करें सुरकोटदा की अगर बात करते हैं, जेपी जोशी साहब जो है इसके उत्खनन करता है और 1964 में जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है। कच्छ गुजरात में स्थित है और ये आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है धौलावीरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत। धौलावीरा की बात करते हैं तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है। 1990 से 91 में अस्तित्व में आया। कच्छ गुजरात में पाया जाता है और जो है मनसर मनहर नदी के किनारे ये स्थित होता है। देसलपुर की बात करते हैं मित्रों, ये आपके केबी शोधराजन के द्वारा करवाया जाता है उत्खनन कार्य और 1963-64 में होता है। कच्छ गुजरात में इसका उत्खनन हुआ और जो है बामूचेला में जो है ये नदी है बामूचेला, उसके किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ें तो रोपड़ की बात आएगी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1953 और उसके 55 के मध्य इसका उत्खनन का कार्य हुआ है। ये पंजाब भारत में पाया जाता है और जो नदी आती है मित्रों, किस नदी के किनारे आपका रोपड़ स्थित है, तो आपके ना सतलज नदी के किनारे स्थित है। बात करें बनवाली की तो बनवाली आपका रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है खोजा जाता है, उत्खनन करवाया जाता है। 1973-74 में इसका उत्खनन होता है और हिसार हरियाणा में जो है ये स्थित होता है और जो है रंगोई नदी है उसके किनारे ये अवस्थित है। आगे बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी आपका सूरजभान जो है, सूरजभान इसके उत्खनन करता है। 1969 में इसका उत्खनन होता है और हिसार हरियाणा में जो है स्थित है। नदी की अगर बात करते हैं तो आपका जो राखीगढ़ी है ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। बात करें आपके कालीबंगा की तो कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा उत्खनन करवाया जाता है। 1961 में इसका उत्खनन होता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पाया जाता है और नदी जो है वो कालीबंगा के किनारे घग्घर नदी बहती है, तो घग्घर नदी में अवस्थित हो जाता है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कराया जाता है। 1958 में इसका उत्खनन होता है और मेरठ यूपी में पाया जाता है आपका आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे ये अवस्थित है। जबकि हम बात कर लेते हैं दायमाबाद की। दायमाबाद आपका MN देश पांडे साहब जो है इसके उत्खनन करता है और 1958-59 में इसका उत्खनन होता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है स्थित है आपका दायमाबाद। और बात करते हैं नदी की तो गोदावरी और प्रवरा नदी के मध्य में ये डाटा पाया जाता है। तो ये सारे दृश्य आपके भारत और पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हो गए, उसके उत्खननकर्ता हो गए। अब आगे बढ़ें और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे अफगानिस्तान से प्राप्त जो स्थल है वो सुरतोघोई और मुंडीकॉक है मित्रों। क्या है? मोडेगॉक है और सुरतोघोई है। कहाँ से मिला? अफगानिस्तान से मिला। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा जिसे यूरोपिया पाकिस्तान में पाया जाता है मित्रों। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है, मोंटगोमरी जिला होता है मित्रों। इसे सिंधु नदी की उत्तरी राजधानी भी कह देते हैं। सिंधु नदी की उत्तरी राजधानी किसे कहते हैं? मोंटगोमरी को। हड़प्पा का प्राचीन नाम यूरोपिया या ऋग्वेद में मिलता है मित्रों। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया जाता है। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा का सबसे पहला उल्लेख किया है। आगे बढ़े तो कहा जाता है इस स्थल की खोज जो है वो
1878 1878 में कर्निंघम महोदय ने की थी इसके खोज की बात। और टीले का जो उत्खनन है 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, टीलों को खुदवाया गया था। हड़प्पा का विकास जो है वो 2 स्तरीय है और पूर्वी नगर और पश्चिमी दुर्ग टीला इस टाइप से बसा हुआ है। पूर्वी नगर और पश्चिमी दुर्ग टीला आप देख सकते हैं मित्रों, ये पूर्वी टीला है आपका, इस साइड वाला पूर्वी नगर वाला है, और ये आपका दुर्ग टीला हो गया पश्चिमी टीला। तो इस टाइप से आपका हड़प्पा बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों की बात करते हैं, आपकी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, चाहे जिस लेवल की आप परीक्षा दें, चाहे स्टेट पीसीएस दें, टीजीटी दें या किसी अन्य परीक्षा में, हर जगह पूछा जाता है। तांबे गलाने कारखाना कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। बर्तन पर मछुआरों का चित्र कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला है। 33 फुट चौड़ा राजमार्ग कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला है। तांबे का इक्का कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला है। सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। पक्षी का पिंजरा कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। 6-6 फुट की यानी 12 कमरों की जो पंक्तियों में बना अन्नागार है मित्रों, वो कहाँ मिला? तो आपके हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है 6-6 पंक्ति वाली जो 12 कमरों की है, ठीक है, हड़प्पा से मिला। शंख पर बना बैल का दृश्य कहाँ मिला? तो आपके हड़प्पा में मिला है। उर्वरता की देवी अगर देखा जाए तो गर्भ से जो है वो पौधे को निकालता दर्शाया गया है, उर्वरता की देवी के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है, वो भी आपका कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ हैं, एक पुरुष धड़ है, एक नर्तक धड़ है। पुरुष धड़ की अगर बात करते हैं तो भी हड़प्पा से मिला है, लाल बलुआ पत्थर में बना हुआ है। तो दोनों दिखाते हैं आपको, ये आपका देख लो, ढंग से देखना मित्रों, ये लाल पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़ है, हड़प्पा से मिला है, आप देख सकते हैं धड़ अच्छे से। अब पुरुष धड़ और नर्तक धड़ में दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे आदिनाथ ऋषभ देव का जो है ये पुरुष धड़ बताया जाता है, जबकि नर्तक धड़ आपके नटराज शिव का होता है। इसका जो पुरुष धड़ का माध्यम है वो लाल पत्थर है, जबकि आप नर्तक धड़ जो भगवान शिव वाला है, नटराज वाला है, वो काला स्टेला पत्थर से बनाया गया है। माप की बात करते हैं तो 3.3 और या 3.4 के आसपास बताया जाता है, जबकि ये आपका जो नर्तक धड़ होता है वो 3.7 या 3.8 के आसपास होता है। समय काल की बात करते हैं तो 2500 ईसा पूर्व आपका पुरुष धड़ यानी ऋषभ देव वाला बताया जाता है, जो आपका नर्तक धड़ मिलता है वो भी आपका 2500 ईसा पूर्व का बताया जाता है। बात करें संग्रहण की, ये कहाँ रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली जाइएगा, वहाँ आपको पुरुष धड़ देखने को मिल जाएगा। जबकि आप अगर जो नटराज शिव आकृति है उसको देखना चाहते हैं तो वो भी आपको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। अब और आगे बढ़े मित्रों, तो आगे और क्या क्या जो है तथ्य यहाँ से विद्यमान है। जैसे आपको हम बताएं, 37 कब्रिस्तान का उल्लेख कहाँ हुआ है? हड़प्पा में हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तनों पर लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी की गई। तो लाल धरातल है मित्रों और उस पर काले रंग से चित्रकारिता कहाँ की गई? हड़प्पा में की गई है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो होते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में परिपक्व स्थलों की बात करें तो वो 6 हैं। परिपक्व स्थलों की संख्या 6 होती है, पूर्ण नगर की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। पूर्ण नगर में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आते हैं, जबकि परिपक्व नगरों में 6 आते हैं। मोहनजोदाड़ो है, चुनहुदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है और बनवाली है। तो ये 6 नगर आपके किस में आ जाते हैं मित्रों? पूर्ण परिपक्व स्थल में आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो की अब बात करते हैं। अभी तक हड़प्पा आपने देखा जहाँ तांबे का बर्तन और 33 फुट वाला चौड़ा मार्ग, तांबे के इक्का, ये सब मिला है। अब थोड़ा मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो आपके पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लखराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित होता है। इसका उत्खनन कार्य 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में होता है मित्रों। मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा की दूरी पूछी जाती है, 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। और मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? मृतकों का टीला या लाशों का ढेर जो है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ बनता है। आगे बढ़े तो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेष, कौन से अवशेष मिले हैं मित्रों यहाँ पे? तो अन्नागार मिला, जो सबसे बड़ी इमारत बताई जाती है मोहनजोदाड़ो की। उसके बाद सौदाह या शवाधान के अवशेष मिले, यानी जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था, वो मिला है। उसके साथ बृहद स्नानागार मिला मित्रों, बड़ा आपका जो वाटर पार्क है वो भी मिला है, बड़ा स्नानागार मिला है। उसके साथ नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है, एक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है और इसकी हाइट खूब पूछी जाती है। तो पहले आप डांसिंग गर्ल देख लो, ये आपकी है डांसिंग गर्ल और इसकी हाइट कई बार पूछी गई है मित्रों आपकी परीक्षा में। 10.5 ये कई बार पूछा गया, कई बार इंचेज में पूछा गया, तो 4.10 इंचेज याद रखना, एनसीईआरटी से बताती है। अभी 2021 वाले में भी पूछा गया था सीधे क्वेश्चन, टीजीटी 2021 में, ठीक है, तो याद रखना। आपकी नर्तकी जो है माध्यम क्या है मित्रों? तो ब्रांज माध्यम में है। ढलाई किस विधि में है? तो मधु चिस्टिंग विधि में है। संग्रहालय कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 और मोटाई आपका 2.5 सेंटीमीटर है। अगर मुद्रा पूछा जाए किस मुद्रा में है मित्रों? तो त्रिभंग मुद्रा में आपकी ये डांसिंग गर्ल मिलती है। अब डांसिंग गर्ल के बाद आपको एक दृश्य और दिखाते हैं, बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। आपसे कहेगा दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति भी आपके हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदाड़ो से मिली है।
मोहनजोदाड़ो में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। जट टाइप का हार मिला है मित्रों। जट टाइप का हार के साथ साथ हाथी के कपाल मिल गए हैं। हाथी के कपाल के साथ साथ घोड़े के दांत और हाथी के कपाल मिले हैं। बंदर की मूर्ति मिली है। पशुपति मूर्ति मिली है। सभा भवन मिला है मित्रों। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा मिली है। स्वास्तिक चिन्ह का दृश्य मिला है और महाविद्यालय का साक्ष्य, यूनिवर्सिटी का साक्ष्य भी उस टाइम रहा है। तो ये सब दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं बृहद स्नानागार की, तो बृहद स्नानागार का कभी कभी माप पूछ लेता है मित्रों। तो 39 × 23 × 8 फीट में है। अगर ये मीटर में पूछा जाए तो 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर में ये दृश्य दिया जाता है बृहद स्नानागार वाले का, जो बड़ा सा आपका वाटर पॉन्ड है। ठीक है, आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है यह स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण इमारत बताया जाता है। जो स्नानागार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बताया जा रहा है सिंधुघाटी सभ्यता का। और मार्शल महोदय ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। तो जॉन मार्शल ने कहा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य निर्माण जो है ये आपका स्नानागार है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है इस स्नानागार में पूर्वी दिशा में कुषाणकालीन स्तूप मिलता है। और पूर्वी दिशा में अगर आपको कुषाणकालीन स्तूप देखने को मिलता है तो आप जा सकते हैं मोहनजोदाड़ो, वहाँ देखने को मिल जाएगा। अब नर्तकी की प्रतिमा पर थोड़ी बात कर लेते हैं, जो 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है। यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है। इस मूर्ति में एक नग्न महिला को दर्शाया गया है, जिसका बायां हाथ नीचे की तरफ है, सीधा है और चूड़ियों से भरा हुआ है, और दाहिना हाथ कमर पर है। इसके गले में एक त्रिफुलिया हार भी दर्शाया गया है मित्रों। तो एक जो है त्रिफुलिया हार कहाँ दर्शाया गया? नर्तकी की प्रतिमा में दर्शाया गया। नर्तकी की प्रतिमा की जो मूर्ति है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इंचेज में 4.10 इंचेज आता है। इंच की बात याद रखिएगा। यह मूर्ति कांस्य माध्यम में है और मधुचिस्टिंग विधि में आपकी बनाई गई है। तो ये आपके बात हो गई किसकी मित्रों? आपके नर्तकी की प्रतिमा की हो गई। अब थोड़ी सी पुजारी की प्रतिमा की बात कर लेते हैं। पुजारी की प्रतिमा की अगर बात करते हैं तो इस प्रतिमा को पुजारी की प्रतिमा या फिर त्रिफुलिया शाल वाले योगी की प्रतिमा या दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। इसका माध्यम जो है वो सफ़ेद बलुआ पत्थर होता है। और माप की बात करते हैं मित्रों तो 17.5 सेंटीमीटर यानी 7 इंच के आसपास होता है। अगर संग्रहालय की बात करते हैं तो ये आपकी पुजारी की प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखा हुआ है। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा देखने के लिए। आपको मातृ देवी की प्रतिमा दिखाते हैं मित्रों। मदर गॉडेस जिसे कहा जाता है वो प्रतिमा है। और मोहनजोदाड़ो में मृण मूर्तियाँ जो मिली हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। माध्यम की अगर बात करते हैं मित्रों, टेराकोटा माध्यम में है और जो माप होती है यह माप आपकी 22 सेंटीमीटर होती है। 22 सेंटीमीटर यानी 8.8 इंचेस किसकी? मातृ देवी की प्रतिमा की। संग्रहालय की अगर बात होती है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है टेराकोटा माध्यम में बनी हुई यह मूर्ति चिकोटी विधि से बनाई गई है। और इस मूर्ति के सिर पर पंखे नुमा और कपनुमा आकृति की टोपी यानी मुकुट बनाया गया है। तो ये सब दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं मातृ देवी की प्रतिमा तो ये सब दृश्य यहाँ उत्कीर्ण है। आगे बढ़ें, पशुपति मोहर की बात करते हैं। तो माध्यम क्या होता है मित्रों पशुपति मोहर में? तो स्टेटाइड यानी सिलखड़ी पत्थर का जो है ये पशुपति मोहर आपको मिलता है। और पलथी मारकर बैठे मनुष्य आकृति और 3 मुख वाले देवता को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। पशुपति की इस आकृति में 3 सिंहों वाला मुकुट दर्शाया गया है। और आकृति के दाएं तरफ हाथी और बाएं तरफ गैंडा और भैंसे के साथ साथ नीचे जो है वो हिरण को अंकित किया गया है। नीचे हिरण को बनाया गया है। मोहनजोदाड़ो से टिकरे पर नाव का रेखांकन और टेराकोटा बैलों की प्रतिमा भी आपसे देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये सब दृश्य आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। चाहे वो आपसे हार पूछ लेता जेट टाइप वाला, चाहे वो सभा भवन पूछ लेता, और चाहे आपसे वो टिकरे पर नाव के रेखांकन का जो टेराकोटा बैल है वो पूछ लेता है। सब आपको याद रखना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धौलावीरा यानी गुजरात वाला बेल्ट देखेंगे। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति में था, जबकि अन्य नगरों का जो विभाजन है वो 2 स्तरीय है। यहाँ पे आपको दुर्ग भी मिलेगा, मध्य टीला भी मिलेगा और नगर योजना भी मिलेगा। तो दुर्ग, मध्य टीला और नगर योजना इस टाइप से आपका यहाँ पे है धौलावीरा का जो उल्लेख है। वर्तमान धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल बताया जाता है। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है बताया जाता है। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है वो शामिल कर लिया गया, ऐसी मान्यता मिल गई है। इस नगर की किलेबंदी का भी साक्ष्य जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर जो है वो आप धौलावीरा को ही
मानते हैं। अगर बात करते हैं धौलावीरा के प्राप्त अवशेषों की, तो धौलावीरा से आपका बांध मिला है मित्रों। बांध के साथ साथ आपका पालिशदार श्वेत पत्थर मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, तटबंध मिला है, 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाले जो है अभिलेख मिले हैं। ये सब आपके धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये सब धौलावीरा के साक्ष्य हैं। अब धौलावीरा के बाद थोड़ा सा एक डाटा और देख लेते हैं। जैसे तांबे का रथ कहाँ मिला, पूछा जाता है, तो दायमाबाद से मिला है। और तांबे का वाणाग्र कहाँ से मिला, तो बनवाली से आपका मिला या बनावली से आपका मिला है। तांबे के हंस की बात आती है तो लोथल का नाम आता है। और तांबे का बतख आपसे चंदोदड़ो का पूछा जाता है। और तांबे के बटन की अगर बात आती है तो कालीबंगा का नाम आपको प्रमुखता से लगाना पड़ता है। तो ये सब साक्ष्य आपके धौलावीरा के पास से मिले हैं जो तांबे में है। जैसे तांबे का बटन कालीबंगा, तांबे का बतख चंदोदड़ो, तांबे का हंस लोथल और तांबे का वाणाग्र बनावली। और तांबे का रथ जब पूछा जाए तो दायमाबाद के साथ आप आंसर लगाना, ऐसा साक्ष्य मिला है। अब धौलावीरा के बाद थोड़ा सा चन्होदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं। चन्होदड़ो पाकिस्तान के जो है साथ आता है। आप जानते हैं यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या क्या है। तो चन्होदड़ो से आपके कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए चित्रण देखने को मिल रहा है। उसके साथ सौंदर्य प्रसाधन मिल रहा है, अलंकृत हाथी मिल रहे हैं, लिपस्टिक का साक्ष्य जो महिलाएं प्रयोग करती हैं वो लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ मिला है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग यहाँ हुआ है। तांबे के बतख का जो है उपयोग यहाँ हुआ है। मन के बनाने कारखाने मिले हैं। और बिना गढ़ वाले अकेला सिंधु नगर भी यहाँ मिल जाता है। तो बिना गढ़ वाला अकेला सिंधु नगर कहाँ मिला, चन्होदड़ो पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है मित्रों। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है कालीबंगा राजस्थान। प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ हैं, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ है, घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के बटन मिले हैं, बेलनाकार मोहरे यानी सिलेंडर सेल आपके कालीबंगा से मिल गए हैं, लकड़ी की नालियों का साक्ष्य यहाँ से आपको मिल गया है। और लकड़ी की नालियों के साथ साथ हवन कुंड यहाँ मिले, कांसे की सुई मिली, ऊँट की हड्डी मिले। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो ये सब साक्ष्य जो है आपके कालीबंगा राजस्थान से मिल गए हैं, काले रंग की चूड़ियों वाले। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है यानी डॉकयार्ड वो आपका लोथल ही होता है। लोथल को सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल को सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर भी कहा जाता है। लोथल 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 मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील यानी 960 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित बताया जाता है। अगर लोथल से प्राप्त अवशेषों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको गोदीवाड़ा का साक्ष्य यानी जहाज बनाने का कारखाना मिल रहा है, तांबे का हंस मिल रहा है, तराजू का साक्ष्य और पत्थर के बांट देखने को आपको लोथल में मिल जाएंगे। शतरंज के नमूने आपको मिल जाएंगे मित्रों। शतरंज के नमूने के साथ साथ जहाज की पेंदी मिलेगी, हाथी दांत का पैमाना मिलेगा, अनाज पीसने की चक्की मिल जाएगी, धान की भूसी मिल जाएगी, मोती बनाने की भट्टी मिल जाएगी। 16 के अनुपात में फारसी की मोहरें जो है आपको लोथल से ही देखने को मिलती हैं। युग्म समाधियाँ यानी दोनों लोगों को एक साथ दफनाने का जो प्रथा रहा वो भी आपका लोथल में ही रहा है। 17 कब्रों का जो साक्ष्य है वो 17 कब्र यानी 17 समाधियाँ एक साथ हैं वो आपका लोथल में मिल रहा है। उसके साथ मृतभांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी की कथा भी आपको लोथल में ही देखने को मिलती है। और नाव और दिशा मापक यंत्र का जो साक्ष्य मिला है वो भी आपके लोथल से ही मिला है। तो ये सब दृश्य आपको लोथल में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात लोथल की हो गई। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल के बाद बनवाली हम लोग पढ़ रहे हैं। बनवाली या बनावली कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है। यह हरियाणा राज्य में पाया जाता है मित्रों। हिसार जिले में प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे आपका बनवाली स्थित है। प्राप्त अवशेष की अगर बात करते हैं तो मिट्टी का बर्तन यहाँ मिला, सिलखड़ी की मोहरें यहाँ मिली, हल्की आकृति जो खिलौना वाला है वो आपको यहीं मिला है। उसके साथ तांबे का वाणाग्र भी आपको यहीं देखने को मिल रहा है। तांबे का वाणाग्र कहाँ मिला है आपका, तो तांबे का वाणाग्र जो आपका मिल रहा है वो आपके बनावली से मिल रहा है। तो ये सब बात बनावली की हो गई। इसके बाद राखी गढ़ी की हम बात कर लेते हैं। राखी गढ़ी आपका हरियाणा प्रांत में पाया जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। वर्तमान में ज्ञात सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वर्तमान में ज्ञात सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका राखी गढ़ी ही बताया जाता है। यह आपके राखी गढ़ी की बात हो गई। राखी गढ़ी के बाद आपका दायमाबाद आता है मित्रों। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र वाला होता है। प्राप्त अवशेष क्या क्या है, तो तांबे का रथ है, तांबे की हाथी की मूर्ति है, तांबे के गहने की मूर्ति भी आपका दायमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। माता थल की अगर बात करते हैं, मीता थल की बात करते हैं तो मीता थल आपके हरियाणा में पाया जाता है। प्राप्त अवशेष की बात करें तो शंख की चूड़ियाँ यहाँ मिली है मित्रों आपके माता थल से यानी हरियाणा से आपको देखने को शंख की चूड़ियाँ मिली है। आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मित्रों, यहाँ से प्राप्त अवशेषों की अगर बात करते हैं तो रोटी बेलने की चौकी जो मिली है मित्रों, वो रोटी बेलने की चौकी आपके आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से मिली है। तो ये बात तो आपके कुछ साक्ष्यों की हो गई। उसके बाद सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो चिन्ह हैं उनके महत्व की हम बात करते हैं। जैसे मातृ देवी का महत्व क्या है मित्रों, तो आप जानते हैं मातृ देवी का जो महत्व है वो मुख्य ईष्ट देवी के रूप में है, जबकि पशुपति शिव का वो योगीश्वर के रूप में दर्शाया गया है।
कुबड़ वाला बैल किस लिए फेमस है, तो वो पवित्र पशु के लिए दर्शाया गया, जबकि कबूतर की अगर बात करते हैं वो पवित्र पक्षी के रूप में दर्शाया गया। पीपल की बात करें तो वो पवित्र वृक्ष के रूप में दर्शाया गया, जबकि स्वास्तिक की अगर बात करते हैं तो सूर्य उपासना का प्रतीक आपका स्वास्तिक दिखाया गया। ताबीज की अगर बात करते हैं मित्रों तो प्रजनन शक्ति का प्रतीक है आपका ताबीज, और बकरा की अगर बात करते हैं तो बलि का प्रतीक आपका बकरा दर्शाया गया। तो ये सारी विशेषताएं रही हैं जो प्रतीक चिन्ह उस टाइम पे मिले थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या रही। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया गया है, समझते हुए चलना है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है मित्रों कि जो सिंधुवासी रहे हैं वो जौ की खेती ज़्यादा बढ़िया से की है, जौ के बाद गेहूँ। तो जौ और गेहूँ मुख्य फसल रहा, उसके बाद तिल भी बोए, मटर भी बोए, चावल भी बोए, कपास भी बोए। तो ये सब व्यावसायिक फसल की खेती करना जान गए थे। उसके बाद सिंधुवासी की अगर बात करते हैं तो नारियल, खजूर, आम, तरबूज आदि फलों का सेवन भी बढ़िया से करते थे, जिसकी जानकारी मृत भांडों पर अंकित चित्रों से ज्ञात हो जाती है। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती भी सिंधु सभ्यता में की जा रही है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं और कपास सिंधु वासियों की मुख्य व्यावसायिक फसल रही है। सिंधुकालीन लोग गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, सिंधु घाटी कालीन के लोग जो हैं वो गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं का पालन करते थे और बाघ, हिरण, खरगोश आदि पशुओं से परिचित भी रहे। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, हाँ बिल्कुल घोड़ा नहीं जानते थे। और सिंधुवासी के लोग जो है सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्तुओं का प्रयोग बढ़िया से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कताई, बुनाई और रंगाई का भी ज्ञान हो गया था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, टिन, कांसा, पीतल, शीशा आदि धातुओं का भी ज्ञान हो गया था। अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया मित्रों कांसा में जो है रेशियो क्या होता है, तो कांसा में तांबा, टिन और जस्ता का जो रेशियो है 90, 7 और 3 का होता है। तो कांसा में तांबा, टिन और जस्ता का जो रेशियो है 90, 7, 3 का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कांस्य धातु को अपनाया करते थे, वही कांसा। इसमें टीना, तिन और जस्ता का उपयोग होता है। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक ताम्र धातु का जो है प्रयोग किए हैं और सिंधु सभ्यता के लोगों ने लोहे धातु की जानकारी नहीं रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य ज़्यादा मात्रा में मिला है और बर्तनों में धरातल को लाल रंग से लेप करके उसके ऊपर काले रंग की चित्रकारी सिंधु घाटी काल में की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों को जो है वो चाक से बनाया गया मित्रों, जो कुम्हार अपना चाक यूज करते हैं ना, उससे बनाया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने 100 पात्रों पे सर्वाधिक जो है वो मयूर पक्षी मिला है, उसके साथ चित्रण ज़्यादा मात्रा में किया गया है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों सिंधुवासी सलखड़ी, तांबा, हाथी दांत, मिट्टी के मोहरों का प्रयोग बढ़िया से करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1200 से 2000 मोहरें आपकी प्राप्त बताई जाती हैं। सर्वाधिक मोहरें आपके सलखड़ी की, उसके बाद जो है वर्गाकार में सलखड़ी की मिली हैं और इन मोहरों में अधिकांशतः जो मोटाई रखी गई है वो 1.5 इंच की रखी गई है। तो मोटाई का जो माध्यम रहा वो लगभग सेम रहा, चाहे वो 2.8, 2.8, 1.5 का हो, चाहे वो आपका 2.5, 2.5 और 1.5 का हो, या फिर आपका 2.4, 2.4 और 1.5 का रहा हो। तो यानी कुल मिलाकर के जो हमें मोटाई मिली वो समान रही, 1.5 ही रही है। इस सभ्यता का सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही प्राप्त होती है और मोहरों में सर्वाधिक जो है पीपल वृक्ष का अंकन देखने को मिल जाता है। तो पीपल वृक्ष आपके मोहरों में ज़्यादा है। मोहरों में सर्वाधिक संख्या जो है एक सिंग वाले बैल यानी यूनिकॉर्न बैल का भी है, यूनिकॉर्न बुल का भी है। मोहरों पर श्रेष्ठ आकृति कुकुदमान वृषभ यानी कुबड़दाल वाले जो है बैल का भी दर्शाया गया है। मोहरों की बात अभी हमने जस्ट बताई है, 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 इंचेज की है, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 इंचेज की है और 2.4 गुणे 2.4 गुणे 1.5 इंचेज की बताई जाती है। तो इस टाइप की मोहरें मिल रही हैं। सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 18 जो है प्रतिमाएं मिली हैं। 18 प्रतिमाएं आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाती हैं। डीएच गार्डन ने इस सभ्यता को सुमेरियन प्रभाव से युक्त बताया है और घरों में मिले स्नानागार अर्थव्यवस्थाकार योजनाओं पर बनाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का जो अनुपात रहा है वो 4:2:1 का रहा है, 4:2:1 का जो है यहाँ रेशियो रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो है वो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए हैं। किस पे? ग्रिड पद्धति पे बनाए गए हैं। कांच की ओप यानी पालिश चढ़ाने की शुरुआत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है। और तांबे की कुल्हाड़ी जिसे रोपड़ कहा जाता है, रोपड़ पंजाब से मिल जाता है मित्रों, तो तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों
जो है घोड़े की हड्डी सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है? तो घोड़े की हड्डी आपके सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मकान निर्माण में एल आकार का ईंट का प्रयोग ज़्यादा बढ़िया से करते थे, तो इसीलिए 4:2:1 का जो है रेशियो रखा गया है। और भीषण अग्निकांड के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो भीषण अग्निकांड जो हुआ है वो आपके रोजदी से मिला है साक्ष्य। रोजदी में ऐसा भीषण कांड हुआ है। सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग मालवाड़ राजस्थान नामक स्थान से मिल गया है मित्रों। और सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक रही है, मात्र सत्तात्मक सिंधु सभ्यता रही है। सिंधुवासी पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है वो सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। मनके बनाने कारखाना लोथल व चन्हूदड़ों से प्राप्त होते हैं मित्रों। देखा है कि लोथल और रंगों से देखने को मिल रहा है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि होती है वो चित्रात्मक होती है, यानी पोक्टोग्राफ होता है मित्रों, जिसमें कुल जो है 396 चित्र देखने को मिलते हैं। कितने चित्र? 396 चित्र देखने को मिल जाते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती है। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा वाला नगर जो है वो राखीगढ़ी होता है। सिंधु लोगों के जो सिंधु सभ्यता के लोग रहे मित्रों वो तलवार से परिचित नहीं रहे, जिसे खड़ग कहा जाता है, कृपाण कहा जाता है, वो तलवार से परिचित नहीं रहे। सिंधु सभ्यता में जो सर्वोत्तम कलाकृति है वो मोहरों पर मिलती है मित्रों। और सिंधु सभ्यता की चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारियाँ जो है वो बर्तनों पर की गई हैं और वहीं से आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। सिंधु सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है वो चिकोटी विधि से किया गया है। तो ज़्यादातर जो पक्की मूर्तियाँ मिली हैं मित्रों वो चिकोटी विधि वाली हैं। और तांबे के बने 424 यंत्रों का ताम्र निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से देखने को मिल रहा है, गुंजेरिया से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से ही मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक सिंगी वृषभ यानी सिलखड़ी माध्यम में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित बताया जाता है। और एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए, एक मुद्रा में पैर में जो है वो सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण कहाँ से मिला है? तो एक पंजे में सांप को दबाए हुए जो गरुड़ का दृश्य दर्शाया गया वो आपके हड़प्पा से दर्शाया गया मित्रों। ऐसा साक्ष्य वहाँ से मिल रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन नगर जो है वो किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। और पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो आपकी मोहनजोदड़ो से या मोहनजोदड़ो से ही मिली है। बनवाली के मकानों में अग्निवेदियाँ मिली हैं मित्रों। और कालीबंगा से कच्ची ईंटों के भवन प्राप्त होते बताए गए हैं। कालीबंगा के भवनों के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया और वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाले विश्व की प्रथम फिल्म जो है वो मोहनजोदड़ो के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर है मित्रों। 2016 में फिल्म आती है मोहनजोदड़ो। आशुतोष गोवारिकर जी की ये फिल्म होती है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य दिखाने का प्रयास करते हैं उसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और पूर्व की सभ्यताओं की अगर बात करते हैं तो क्वेटा सभ्यता आता है, क्वेटा सभ्यता। और क्वेटा की अगर बात करते हैं तो 3500 से 1800 ईसा पूर्व का यह दृश्य होता है। इस सभ्यता की जो खोज है मित्रों क्वेटा वाली वो आयु रैल स्ट्रीन ने की है और यहाँ से पकाई हुई मिट्टी के सिर और बर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेटा सभ्यता की। झोब सभ्यता की बात होती है तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। झोब सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो बलूचिस्तान के झोब नदी की घाटी में देखने को मिलते हैं और यहाँ से प्राप्त कुबड़दार साणों की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। कुल्ही में ही सभ्यता की अगर बात करते हैं तो मित्रों इसका समय काल जो होता है वो 2800 ईसा पूर्व से आपका 2000 ईसा पूर्व का होता है। और जो आपका झोकर झाकर सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व का दृश्य बयां करता है। झोकर झाकर सभ्यता की खोज जो है वो 1932 में एनजी मजूमदार ने की थी और यहाँ से भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की पकाई अनेक मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ अन्य बात करें तो क्वेटा है, झोब है, कुल्ही में ही है, झोकर झाकर है। ये सभ्यताएं जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी सभ्यताओं का जो साक्ष्य है वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। भारतीय चित्रकला के षडांग बात करें तो आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो यही चित्रकला के 6 अंग बनते हैं। अगर वात्स्यायन की बात कर लें तो वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है। पूछा जाता परीक्षा में कामसूत्र के
जो कामसूत्र है वात्स्यायन जी की रचना, उसमें कितने कलाओं का उल्लेख है? तो आप कहना 64 कलाओं का उल्लेख है, जिसमें चौथे स्थान पे आपका आलेखम यानी चित्रकला का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका लिखा, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख किया। इसे कहा जाता है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो जैसे रूप भेद की बात आती है मित्रों, तो कहा जाता है दृष्टि का ज्ञान या फिर आकृतियों में भिन्नता रूप भेद हो जाता है। जैसे प्रमाण की बात आती है, प्रमाण माप तौल या आकृतियों को ठीक ठीक ज्ञान करवा दे, वो आपका प्रमाण हो जाता है मित्रों। जबकि भाव की अगर बात करते हैं तो आकृतियों में दर्शकों को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे जाए और ऐसी आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति हो जाए, वही आपका भाव हो जाता है। जबकि लावण योजना जो है वो कलात्मक और सौंदर्य का समावेश है और बाह्य सौंदर्य या फिर रूप परिमिति आपका लावण योजना कहलाता है। जबकि सदृशता की अगर बात करते हैं तो आकृतियों में समानता आपकी सदृशता है, और जो वर्णिका भंग होता है मित्रों, वो नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को, क्या नाना वर्णों की संगलित भंगिमा को जो है वर्णिका भंग कह देते हैं। यही चित्रकला का सबसे कठिन साधना बताया जाता है या साधन बताया जाता है। तो वर्णिका भंग चित्रकला का 6वां अंग होता है। भारतीय चित्रकला के षडांग का प्रमुख तथ्य अगर बात करते हैं तो यशोधर पंडित कृति जयमंगला टीका में 6 अंगों का उल्लेख हुआ है। सबसे पहला अंग आपका रूप भेद है। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा क्या होता है मित्रों? रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान हो जाती है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला है, जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद के द्वारा रूपों की बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है और कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित को बताया जाता है। रूप भेद के द्वारा आकृति की भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान भी प्रकट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, किसके द्वारा हम दृष्टि का ज्ञान प्रकट कर पाते हैं? तो रूप भेद के द्वारा प्रकट कर पाते हैं। ये आपके षडांग का कौन सा अंग है? तो पहला अंग चित्रकला के षडांग में है। दूसरे की बात करते हैं, प्रमाण आता है मित्रों। प्रमाण की अगर बात करते हैं तो आकृतियों को ठीक ठाक अनुपात जो है वही प्रमाण हो जाता है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है, जिसमें अनुपात में लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक रचना की माप प्रमाण के अंतर्गत ही आता है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूप बतलाए हैं मित्रों, जिसमें आप देखना तो शुक्राचार्य के पुरुष कृतियों में 5 भेद भी बताए गए हैं। एक आपका नर होता है, दूसरा क्रूर होता है, तीसरा असुर होता है, चौथा वामन होता है और 5वां कुमार होता है। तो ये 5 जो है कृति आपके बताए गए। आप देखना मित्रों, तो मानव की अगर बात करते हैं साधारणतया 8 तल होते हैं, उत्तम जो है 9 तल के मानव होते हैं। भयानक मानव की बात करते हैं 12 ताल के होते हैं। राक्षस की बात करें 16 ताल के होते हैं। कुमार की बात करते हैं 8 ताल के होते हैं और जो बालक होते हैं वो 5 ताल में होते हैं। तो ये आपके प्रमाण के अंतर्गत आता है मित्रों। प्रमा एक अंश जो है ताल कहलाता है और प्रमा से ही एक तरह बाल अंगुल का होता है मित्रों। क्या होता है? जो प्रमाण है उसमें एक ताल जो है वो 12 अंगुल का होता है। 12 अंगुल जो आपकी उंगलियों में उंगली है, इन्हीं का 12 जो है काउंटिंग कर लो, 12 उंगलियों के बराबर जो है एक ताल होता है। भारतीय कला मनीषियों ने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा है। 7 से ही 1/2 भागों में बांटा है। माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृति को 8 भागों में बांटा है। माइकल एंजेलो के अकॉर्डिंग कितने भाग हैं? 8। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को जो है ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से भी संबोधित कर दिया है और प्रमाण शब्द को प्रमा नाम से भी कई बार संबोधित किया गया है। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि संबद्धता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वो प्रमाण को ही हम कहते हैं। अगर मनुष्य की बात करें तो आदर्श जो है वो मनुष्य कृति के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशित होता है। 12 अंगुल बराबर एक सिर होता है मित्रों। तो 12 अंगुल बराबर एक सिर याद रखिएगा। और सिर को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे केश हो गया, ललाट हो गया, नासिका हो गया और ओंठ हो गया। तो ये सिर के चारों भाग होते हैं। और एक सिर की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं मित्रों कि 12 होती है। एक सिर क्या होता है? एक सिर 12 अंगुल के बराबर होता है। ये तो प्रमाण की बात हो गई। ये भाव की बात कर लेते हैं। आकृति की भंगिमा को हम जो है क्या नाम देते हैं? तो आकृति की भंगिमा भाव कहलाती है और भाव जो है वो कला को अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। भारतीय चित्रकला में भाव अभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है और भाव की या भाव को रसों से घनिष्ठ संबंध भी बता दिया गया है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने 8 रस और उनके 8 अस्थायी भाव भी बताए हैं। अभिनव गुप्त ने 9वां रस शांत रस का उल्लेख किया है।
जिनका अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद याद रखिएगा। ये हम आपके 9 रसों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप श्रृंगार देखिएगा तो उसका रति होता है अस्थाई भाव, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, और रौद्र का जो है वो क्रोध होता है, जबकि भयानक का भय होता है, विभीत का जो गुस्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, और शांत का जो है वो निर्वेद होता है आपका क्या, अस्थाई भाव। भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक हो जाता है। अगर किसी का वस्तु का सौंदर्य देखना है तो भाव जरूरी है। चित्रसूत्र में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य और शांत रसों के चित्र जो है रहने चाहिए। राजभवन तथा देवालय में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं। विभाव 2 भेद होते हैं मित्रों, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। और अनुभाव के 3 भेद होते हैं मित्रों, जो आप देखना तो अनुभव में आपके एक कायिक होता है, दूसरा मानसिक होता है, तीसरा सात्विक होता है। तो कायिक, मानसिक और सात्विक ये अनुभाव के 3 भेद बताए जाते हैं। संचारी भावों की संख्या कई बार पूछी गई है, तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है मित्रों। 33 संचारी भावों का उल्लेख मिलता है। ये तो आपके भाव की बात होगी। भाव के बाद हम लावण्य योजना की बात करते हैं। लावण्य योजना की अगर बात करते हैं मित्रों, तो चित्र में सौंदर्य की दृष्टि से या दृष्टि हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर रखे मोती को हिलाने से उसमें अभ्यंतर से तरलता निकलती प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में जो है लावण्यता झलकती है। लावण्य योजना का जो अर्थ है रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य होता है, और लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता को ही प्रकट किया जाता है। तो ये बातें आपके लावण्य योजना में आती हैं। अब सदृशता की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो सदृशता का जो अर्थ होता है वो आकृति में समानता होता है। क्या होता है, आकृति में समानता होता है। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रकृति का जो समानता है वही आपको समानता को सदृश्य कहते हैं। चित्रसूत्र में सदृश को चित्र की प्रथम या प्रधान वस्तु माना गया है मित्रों, और प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान बतलाया गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान भी बतलाया गया है। स्थिर मुख को अंडाकृति के समान दिखाया जाता है, और जो आपके विद्व चित्र हैं उनकी आकृतियों में दर्पण के प्रतिबिंब के समान सदृश्यता हो जाती है। दर्पण की आकृति के समान जो है वो आपका सदृश्यता होता है मित्रों, ऐसा बताया जा रहा है। ये तो आपका सदृशता 5वां अंग होता है। 6वां अंग आपका वर्णिका भंग है मित्रों। 6वें की अगर बात करते हैं तो वर्णिका भंग में चित्रकला की सबसे कठिन साधना बताया जाता है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमाओं को वर्णिका भंग हम कह देते हैं। और चित्र रचना की सामग्री और रंगों का निर्माण जो है वो कैसे होता है, मिश्रण के नियम और चित्रण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग के द्वारा ही किया जाता है। प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वर्णों का प्रयोग विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है और चित्रसूत्र में भी किया गया है। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला जो रंग हैं ये आपके चित्रसूत्र में देखने को मिल जाते हैं। तो यही 5 रंग आपके जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में उल्लेखित हैं। ये बात याद रखिएगा।